किसके स्वार्थ की वजह से हुआ? क्यों जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत की कमान संभाली वो बंटवारे के लिए तैयार हुए? किन परिस्थितियों में मैं भारती के टुकड़े हुए? मैं इससे विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वतंत्रता के बाद से ही स्वतंत्र भारत ने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से यह वादा किया था अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी। यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए उस समझौते की भी भावना थी। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें। लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? जवाब दे ये लोग। साथियों, इनमें से कुछ लोग दलितों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। साथियों, कुछ समय पहले पाकिस्तान में वहां की सेना ने, अधिकृत रूप से वहां की सेना ने एक विज्ञापन छपवाया था। सेना ने विज्ञापन क्या दिया था कि सेना में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए वो विज्ञापन था। उन विज्ञापनों के पढ़ने से चौंक जाएंगे। उन विज्ञापनों में क्या लिखा था? उनमें लिखा था सफाई कर्मचारी के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्लिम नहीं है। यानी ये विज्ञापन किसके लिए था? हमारे इन्हीं दलित भाई बहनों के लिए। इसी काम के लिए हिंदुस्तान के लोगों का उपयोग होना और हम चुप बैठे रहे। पाकिस्तान में ये स्थिति वहां की है। साथियों, बंटवारे के समय बहुत से लोग भारत छोड़कर चले गए, लेकिन यहां से जाने के बाद ये लोग यहां की संपत्तियों पर अपना हक जताते थे। हमारे शहरों के बीचों बीच खड़ी लाखों करोड़ की इन संपत्तियों पर भारत का हक होते हुए भी ये देश के काम नहीं आ रही थी। दशकों तक एनिमी प्रॉपर्टी बिल को लटका कर रखा गया। जब हम इसे लागू करवाने के लिए संसद में लेकर आए तो कानून को पास कराने में नाको चने चबाने पड़ गए। मैं फिर पूछूंगा, किसके हित के लिए ऐसा किया गया? जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वही लोग
एनिमी प्रॉपर्टी कानून का विरोध कर रहे थे। साथियों, बंटवारे के बाद भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश के बीच भी कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद चलता रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। अगर सीमा ही विवादित रहेगी तो फिर घुसपैठ कैसे रुकेगी? अपने निजी हित के लिए विवाद को लटकाए रखो, घुसपैठियों को आने का खुला रास्ता दो, अपनी राजनीति चलाते रहो। यही चल रहा था हमारे देश में। ये हमारी सरकार है जिसने बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझा दिया। हमने आमने सामने बैठकर बात की, एक दूसरे को सुना, एक दूसरे को समझा और एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें दोनों देश सहमत हो। मुझे संतोष है कि आज न सिर्फ सीमा विवाद सुलझ चुका है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी आज ऐतिहासिक स्तर पर है। हम दोनों आपस में मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं। साथियों, भारत के बंटवारे के समय कागज पर एक लकीर खींच दी गई थी। इस लकीर ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब को हमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था। करतारपुर गुरु नानक देव की भूमि है। करोड़ों देशवासियों की आस्था उस पवित्र स्थान से जुड़ी है। उसे क्यों छोड़ दिया गया? और मैं कहना चाहूंगा, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया गया था, हमारी सेना के कब्जे में थे, देश कुछ भी टर्म्स तय कर सकता था, जो चाहे वो निकलवा सकता था। जब 90,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे तो करतारपुर साहब हम वापस ले सकते थे, लकीर बदल सकते थे, लेकिन ये भी नहीं किया गया। दशकों से सिख श्रद्धालु इंतजार में थे कि उन्हें आसानी से करतारपुर पहुंचने का अवसर मिले, वो गुरु भूमि के दर्शन कर पाए। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर ये काम भी 70 साल के बाद हमारी सरकार ने ही करके दिखाया है। साथियों, श्री राम जन्मभूमि सदियों से मामला लटका पड़ा था। अदालत में केस दशकों से चलते रहते थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहम विषयों को लटकाओ, देश के लोगों को भटकाओ, यही चलता रहा। क्या क्या तरीके अपनाए गए, ये देश ने भली भांति देखा है। आज इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस का भी फैसला हो चुका है। साथियों, दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारीकी से देख भी रहा है। मैं फिर कहूंगा, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। ये सही है कि देश चुप जरूर है, लेकिन बात को पूरी तरह समझ रहा है। वोट बैंक के लिए कैसे दशकों तक कैसे मनगढ़ंत झूठ फैलाए गए, इसे भी देश जान गया है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके समस्याओं को दशकों तक
सुलझने नहीं दिया। तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से मुस्लिम बहन बेटियों को दशकों तक ट्रिपल तलाक के भय से मुक्ति नहीं मिल पाई, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश अपने यहां ट्रिपल तलाक बैन कर चुके थे, लेकिन भारत में ऐसा करने नहीं दिया गया। सोच वही थी, न बदलेंगे न बदलने देंगे, इसलिए देश ने इन लोगों को ही बदल दिया। यह हमारी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है। साथियों, जिस दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है, उसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, आजादी के बाद लाखों विस्थापितों को बसाया गया। समय के साथ और भी लाखों लोग दिल्ली आए और बसे। दिल्ली में ऐसी 1700 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दशकों तक उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिला था। कहने को तो घर अपना था, लेकिन कानून की नजर में वो नहीं था। ऐसे 40 लाख से ज्यादा लोगों की मांग थी कि उन्हें अपने घर का मालिकाना हक तो दिया जाए, लेकिन दशकों तक उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार ने कोशिश की तो उसमें भी रोड़े अटकाने के